अब हम आते चैप्टर नंबर 5 के ऊपर, जो कि बात करता है राइट्स ऑफ अनपेड सेलर के बारे में। अभी जो चैप्टर है इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट स्टिल इसमें से क्वेश्चंस क्या पता कभी पूछ लें, एंड दैट इज व्हाई वी विल हैव टू कवर दिस। अब सेक्शन 45 क्या बोलता है? ये बोलता है कि एक अनपेड सेलर कौन होता है। एक अनपेड सेलर वो पर्सन होता है जिसको अपने गुड्स के लिए प्रॉपर पैसे नहीं मिले हैं। ओके, यानी कि अगर सपोज एक पर्सन है, इन्होंने क्या किया है, अपने जो गुड्स हैं ये बी को बेच दिए हैं। ओके, अब बी ने 100 रुपए ही दिए हैं अभी तक, लेकिन गुड्स की वैल्यू थी 500 रुपीज। 400 रुपए अभी भी बाकी है। अब यहाँ पे पार्ट पेमेंट हो चुकी है, यानी थोड़ी सी पेमेंट तो कर दी है बी ने, लेकिन अभी भी पूरी पेमेंट होनी बाकी है, एंड दैट इज वाई ए विल बी कॉल्ड हियर एन अनपेड सेलर। यानी इवन इफ थोड़ा सा भी पैसा मिल चुका है और बाकी का पैसा बाकी है, स्टिल हम उनको अनपेड सेलर बोलेंगे। जरूरी नहीं है कि पूरे का पूरा पैसा बाकी होना चाहिए। ओके, और कौन होता है अनपेड सेलर? अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको सपोज ए ही है, इनको बी ने 1 लाख रुपए का चेक दिया है और ये चेक हो जाता है बाउंस, डिसऑनर हो जाता है चेक, यानी बी के अकाउंट में पैसे ही नहीं थे 1 लाख रुपए, स्टिल उसने 1 लाख रुपए का चेक लिख के ए को दे दिया। अब यहाँ पे भी ए विल बी कॉल्ड एंड अनपेड सेलर। ओके, तो यही सेक्शन 45 एक जनरल सेंस में बात करता है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 46 के ऊपर, जो कि बात करता है कि एक अनपेड सेलर के राइट्स क्या क्या होंगे। इसको हम पढ़ते हैं। ए बोलता है अ लियन ऑन द गुड्स फॉर द प्राइस व्हाइल ही इज इन पोजीशन ऑफ देम। यानी कि सपोज ए ने बी को 100 kgs ऑफ राइस डिलीवर कर रहे थे और बी ने अभी तक इसके पैसे नहीं दिए। अब यहाँ पे ए क्या कर सकता है, ए इन चावलों को अपने पास रोक सकता है। यहाँ पे ए विल से जब तक मेरे को इसके पैसे नहीं मिलेंगे तब तक आई एम होल्डिंग दिस राइस। ओके, तो ये होता है राइट ऑफ लियन। बी, in case of the insolvency of the buyer, right of stopping the goods in transit after he has parted with the possession of them। यानी कि अगर गुड्स अभी भी ट्रांजिट में, सपोज ये जो राइस है इन्होंने शिप कर दिए बी को और अभी शिपमेंट पहुंची नहीं है बी को, तो अगर ए को पहले ही पता लग जाता है कि बी इज नॉट इन अ मूड टू पे ऑफ द होल मनी, बी ने पैसा अगर नहीं दिए ए को, तो ए क्या कर सकता है, शिपमेंट को वहीं रुकवा सकता है और बोलेगा बी को कि ये शिपमेंट आगे नहीं जाएगी जब तक मेरे पूरे पैसे मेरे को वापस नहीं मिलेंगे। तो ये भी राइट है ए के पास। सी, अ राइट ऑफ रीसेल एज लिमिटेड बाय दिस एक्ट। यानी कि अगर ए चाहे तो ये 100 kgs ऑफ राइस जो है ये सी को भी भेज सकता है, लेकिन इसमें कुछ आगे हम सेक्शन से पढ़ेंगे कि ये जो रीसेल कर रहा है सी को, इसके कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। वन ऑफ द कंडीशंस इज कि उसको बी को नोटिस देना पड़ेगा, बी को नोटिस देना पड़ेगा कि ये राइस मैं सी को बेच रहा हूँ बिकॉज आपने मेरे को इस चीज़ के पैसे नहीं दिए। ओके, तो ये भी राइट है सेलर के पास। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 47 के ऊपर, जो कि बात करता है कि जो राइट टू लियन है, राइट टू लियन जो है वो कौन से सरकमस्टांस में एक्सरसाइज किया जा सकता है। ओके, ए बोलता है इसका कि अगर सेलर और बायर के बीच में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था कि गुड्स उधार में बेचे जाएंगे, ए और बी, सपोज एक ए इज द सेलर एंड बी इज द बायर, इनके बीच में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था कि गुड्स उधार में बेचे जा रहे हैं, तो यहाँ पे बी ऐसा नहीं बोल सकता है कि मेरे को उधार चाहिए। अगर आगे जाके बी ये चीज बोलता है देन ए हैज द राइट टू स्टॉप द गुड्स विद हिमसेल्फ ओनली, बी को वो गुड्स नहीं भेजेगा। ओके, इसका बी बोलता है कि अगर जो गुड्स हैं वो क्रेडिट पे बेचे भी जा रहे हैं, सपोज ए और बी के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट है कि 100 kgs ऑफ राइस 10,000 रुपीज में
बेचे जाएंगे। लेकिन ए ने बोला कि ठीक है, आप ये 10,000 रुपये मेरे को उधार में दे देना, 1 साल बाद मेरे को ये पैसे आप दे देना विद इंटरेस्ट। लेकिन ए ने कंडीशन लगाई थी कि ये आपको उधार तभी मिलेगा जब आप 2,000 रुपीज की सिक्योरिटी मेरे पास जमा कराओगे। अब बी ने 2,000 रुपीज की सिक्योरिटी जमा कराई नहीं है, तो ए के पास राइट टू लियन है यहाँ पे कि वो गुड्स बी को भेजेगा ही नहीं। जब तक 2,000 रुपये उसको नहीं मिलेंगे तब तक गुड्स वो जो है बी को बेचेगा ही नहीं। सी वेयर द बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट। ये बोलता है कि अगर जो बायर है हमारा वो दिवालिया डिक्लेयर हो चुका है, उसके पास पैसे ही नहीं है देने के लिए, उस केस में भी राइट टू लियन एक्सरसाइज किया जा सकता है। ओके, तो ये हमारा सेक्शन नंबर 47 बोलता है हमको इसमें सिलेक्टिव स्टडी करनी है, जो प्रीलिम्स से पूछा जाएगा उस हिसाब से ही हमको इसमें पढ़ना है। ओके, अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 48 के ऊपर। एक सिंपल सी बात बोलता है कि अगर 100 केजीज का कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें से 50 केजीज ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं और बी ने अभी पैसे नहीं दिए हैं, इन दैट केस ए जो है वो बाकी के 50 किलो जो उसके पास अभी भी पड़े हैं उसके ऊपर राइट टू लियन एक्सरसाइज वो कर सकता है। तो एक सिंपल सी बात सेक्शन 48 बोलता है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 49 के ऊपर, जो कि बात करता है कि राइट टू लियन जो है वो कौन से सर्कमस्टांसेस में टर्मिनेट हो जाएगा। इसका फर्स्ट ये बोलते हैं कि जैसे ही आपने गुड्स शिपमेंट को दे दिए हैं, यानी कि सी एक शिपमेंट कंपनी है, जैसे ही आपने राइस शिपमेंट कंपनी को दे दिए हैं उस टाइम आपका राइट टू लियन टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इनको ये चीज़ बोल रखी है शिपमेंट कंपनी को कि जब भी मैं बोलूँ आप वहीं के वहीं रुक जाना और ये जो गुड्स है मेरे पास वापस लेके आ जाना, अगर ऐसा आपने शिपमेंट कंपनी को बोला हुआ है तो इन दैट केस फिर आपका राइट टू लियन जो है वो टर्मिनेट नहीं होगा। लेकिन आपको स्पेसिफिकली ये चीज़ जो है शिपमेंट कंपनी को बोलनी पड़ेगी। ओके, बी देखते हैं हम। When the buyer or his agent lawfully obtains the possession of the goods, यानी कि जब बायर को ऑलरेडी गुड्स की पोजीशन मिल चुकी है तब आप राइट टू लियन एक्सरसाइज कैसे कर सकते हो? कर ही नहीं सकते, बिकॉज गुड्स आपके पोजीशन में है ही नहीं। बाय वेवर देयर ऑफ, यानी कि अगर सेलर ने बोलता है कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि मैं राइट टू लियन कभी भी एक्सरसाइज कर ही नहीं सकता, कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज लिखी हुई है, इन दैट केस ऑब्वियसली राइट टू लियन एक्सरसाइज अब नहीं हो सकता। इसका सेकेंड क्लॉज भी इंपॉर्टेंट है, वो ये बोलता है कि अगर अनपेड सेलर ने कोर्ट से डिक्री ले ली है कि बायर को पैसे देने हैं सेलर को, ऐसी डिक्री सेलर ने ऑब्टेन कर ली है, इन दैट केस राइट टू लियन वो लूज नहीं करेगा। जैसी डिक्री आ जाएगी उसी वक्त वो अपना राइट टू लियन जो है वो लूज नहीं करेगा। वो ऐसा बोल सकता है कि जब तक मेरे को पैसे नहीं मिलेंगे तब तक मैं अपने गुड्स को रिलीज नहीं करूंगा, बिकॉज मैं बायर पे ट्रस्ट नहीं करता। अब कोर्ट की डिग्री आ चुकी है, मेरे को लगता है कि वो कोर्ट की डिग्री मानेगा ही नहीं, एंड दैट इज वाई मैं गुड्स तब तक रिलीज नहीं करूंगा जब तक जो हमारे बायर हैं वो मेरे को पैसे नहीं दे देते। सेलर ये चीज बोल सकता है। अब हम आते सेक्शन नंबर 50 पे। सेक्शन 50 बात करता है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, यानी कि अगर जो गुड्स हैं वो ऑलरेडी आपने शिपमेंट कंपनी को दे दिए हैं, तब आप शिपमेंट कंपनी को ये भी बोल सकते हो कि जो हमारे बायर हैं वो मेरे को पैसे नहीं देने वाले हैं, तो आप जो शिपमेंट है यहीं की यहीं रोक दो, बायर के पास आप गुड्स को लेकर मत जाओ। तो ये भी राइट है एक सेलर के पास कि वो शिपमेंट को बीच में ही रुकवा सकता है, और इस शिपमेंट को तब रिज्यूम करा जा सकता है जब जो बायर है वो सेलर को पूरे पैसे दे देगा। ओके, अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 51 पे, जो कि बात करता है ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट की। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट स्टिल हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं। गुड्स आर डीम्ड टू बी इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट फ्रॉम द टाइम व्हेन दे आर डिलीवर्ड टू कैरियर अब until the buyer or his agent in that behalf takes delivery of them। अब ये सिंपल एक चीज बोलता है कि जैसे ही ए ने सी को जो गुड्स हैं वो डिलीवर कर दिए हैं, तब हम मान लेंगे कि गुड्स जो है वो ट्रांजिट में आ चुके हैं। यानी शिपमेंट में जैसे ही शिपमेंट कंपनी को आप गुड्स होगे,
हम मान लेंगे कि ट्रांजिट शुरू हो चुकी। ओके, और ये कब तक चलेगी? जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती बायर को। सेकेंड, इफ द बायर और हिज एजेंट इन दिस बिहाफ obtains डिलीवरी ऑफ द गुड्स बिफोर देयर अराइवल, यानी कि सपोज शिपमेंट पहुंचनी थी दिल्ली में, सी को दिल्ली में गुड्स को पहुंचाने थे, लेकिन दिल्ली में आने से पहले ही जो है मुंबई में जब मुंबई में थे गुड्स, उसी टाइम बायर ने इन गुड्स को उठा लिया था वहां से। तो जब जैसे ही मुंबई में बायर ने गुड्स को उठा लिया, उसी टाइम हम मान लेंगे कि ट्रांजिट भी एंड हो चुका है। और ऑब्वियसली इसका ये मतलब है कि अब सेलर जो है वो शिपमेंट कंपनी को ये नहीं बोल सकता कि गुड्स आप बायर को डिलीवर करो मत, बिकॉज ट्रांजिट अब एंड हो चुकी है। थर्ड, if after arrival of the goods at the appointed destination, the carrier or other bailee acknowledges to the buyer or his agent that he holds the goods on his behalf, यानी कि सपोज दिल्ली में ही पहुंचने थे गुड्स को, और जैसे ही दिल्ली में गुड्स पहुंच गए हैं, उस टाइम सी ने बी को बोल दिया कि मैं इन गुड्स को आपके लिए होल्ड कर रहा हूँ, दिल्ली में ही हूं मैं, आप गुड्स आके मुझसे ले लो। जैसे ही सी ने ये चीज बी को बोल दी, उस टाइम राइट टू जो ट्रांजिट है वो जो है खत्म हो जाएगा। अब ये नहीं बोल सकता है सी को कि गुड्स आप वापस लेके आओ, बी को मत दो। फोर्थ, इफ द गुड्स आर रिजेक्टेड बाय द बायर and the carrier or other bailee in possession of them, the transit is not deemed to an end even if the seller has refused to receive them back। यानी कि अगर बायर ने गुड्स लेने से मना कर दिया है और सेलर बोलता है कि मेरे को भी ये गुड्स नहीं चाहिए, तो हम इस केस में ये नहीं मान लेंगे कि ट्रांजिट जो है वो एंड हो चुकी है। ओके, अब हम आते हैं क्लॉज 5 के ऊपर। क्लॉज 5 ये बोलता है कि अगर जो गुड्स हैं वो बायर के चार्टर्ड शिप में जा रहे हैं, तब उस केस में कोर्ट डिटरमाइन करेगा कि उन गुड्स की जो पोजीशन है वो किसके पास है, यानी कि सेलर के पास है या फिर बायर के पास है। इस चीज के बारे में कोर्ट डिसाइड करेगा, बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। इस केस के सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिसाइड होगा कि सेलर के पास अभी भी राइट टू स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट है या फिर नहीं है, बिकॉज जो शिप है वो तो बायर की ही चार्टर्ड शिप है, उसी में गुड्स जाते हैं। ओके, तो ये हमारा क्लॉज 5 बोलता है। अब हम आते हैं क्लॉज 6 के ऊपर। ये बोलता है कि अगर जो हमारे सी है कैरियर यानी जो शिपमेंट कंपनी जो है, इन्होंने बोल दिया कि मैं गुड्स डिलीवर करता ही नहीं हूं, मुझे नहीं करना है गुड्स डिलीवर, इन दैट केस ऑल्सो वी विल डीम दैट जो ट्रांजिट है वो ओवर हो चुकी है। ओके, 7, where part delivery of the goods has been made to the buyer or his agent in that behalf, the remainder of the goods may be stopped in transit। ओके, मतलब कि अगर आधी डिलीवरी सी ऑलरेडी कर चुका है, आधी डिलीवरी अभी भी बाकी है, उस केस में जो गुड्स अभी भी डिलीवर्ड नहीं हुए हैं उनके ऊपर आप ये बोल सकते हो कि उनको आप ट्रांजिट में ही रोक दो। यानी सेलर बोल सकता है कि जो गुड्स अभी डिलीवर नहीं हुए हैं उनको आप ट्रांजिट में ही रोक दो। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 52 में। सेक्शन 52 ये बोलता है कि अगर आपको गुड्स ट्रांजिट में ही रुकवाने हैं तो क्या क्या आप कर सकते हो। आप ये कर सकते हो कि आप शिपमेंट कंपनी को ये बोलो कि आप गुड्स ट्रांजिट में ही रोक दो। नोटिस आपको देना पड़ेगा शिपमेंट कंपनी को ही, या फिर अगर उस शिपमेंट कंपनी का जो प्रिंसिपल है जो उस कंपनी को ओन करता है उसको भी आप नोटिस दे सकते हो, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि खुद आप जाओ और अपने गुड्स की एक्चुअल पोजीशन बीच में से ही ले लो। यानी ए ये कर सकता है, जो सेलर है हमारा वो ये बोल सकता है शिपमेंट कंपनी को कि जो भी गुड्स है ना मेरे फ्रेंड डी को दे दो, तो यहाँ पे ये माना जाएगा कि जो पोजीशन ऑफ गुड्स हैं वो सेलर ने ले लिया। ओके, इसका क्लॉज 2 ये बोलता है कि अगर सेलर बोलता है कैरियर को कि गुड्स हैं इनको आप बीच में ही रोक दो और अब ये गुड्स को आप वापस मेरे पास लेके आओ, इस केस में जो सी है हमारे उनको ये काम करना पड़ेगा और जो भी खर्चा आएगा इस पूरे चीज में वो खर्चा सेलर ही बियर करेगा। ओके, अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 53 के ऊपर। सेक्शन 53 ये बोलता है कि सपोज ए ने बी को राइस डिलीवर करने थे
और बी ने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया था सी के साथ कि बी विल एक्चुअली गिव दिस राइज टू सी, तो बी ने आगे एक और कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था सी के साथ। अब बी जो है ए को पैसे नहीं दे रहा है और ए क्या करता है, वो अपना राइट टू लियन को एक्सरसाइज कर देता है। ओके, अब इसके चक्कर में गुड्स बी को डिलीवर नहीं हो पा रहे हैं और बी का जो कॉन्ट्रैक्ट है सी के साथ वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है। तो इस चीज के लिए बी जो है वो ए को स्यू नहीं कर सकता, बिकॉज बी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं निभा रहा, बी पैसे ही नहीं दे रहा ए को गुड्स के, तो फिर वो जो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है सी के साथ उसके लिए ए को सू कैसे कर सकता है। ओके, तो यही सेक्शन नंबर 53 बोलता है कि बी को पहले अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से निभानी चाहिए, उसके बाद ही वो जो है ऐसा कुछ बोल सकता है ए को कि आपने मेरे को गुड्स टाइम पे नहीं दिए। ओके, अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 54 पे। ये बोलता है दैट सेल इज नॉट जनरली डिसाइडेड बाय लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट, यानी कि अगर सेलर ने अपना राइट टू लियन एक्सरसाइज कर लिया है या फिर राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर लिया है, इसका ये मतलब नहीं है कि अब सेल ही डिसाइड हो चुकी है। सेल अभी भी इन फोर्स है। अगर बायर पूरे के पूरे पैसे सेलर को दे देगा तो जो है सेलर वो गुड्स को रिलीज कर देगा। ओके, तो एक सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट है इसका कि राइट टू लियन एंड राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट डज नॉट मीन कि आगे अब सेल होगी ही नहीं। ओके, इसका क्लॉज 2 देखते हैं हम। क्लॉज 2 इसका ये बोलता है where the goods are of a perishable nature or where the unpaid seller has exercised his right of lien or stoppage in transit, gives notice to the buyer of his intention to resell, the unpaid seller may, if the buyer does not within a reasonable time pay or tender the price, resell the goods within a reasonable time and recover from the original buyer damages for any loss occasioned। यानी कि अगर गुड्स जो है वो पेरिशेबल नेचर के थे, यानी कि जो जल्दी खराब हो जाता है, एप्पल हो गया या फ्रूट्स वेजिटेबल्स कुछ भी पेरिशेबल नेचर के गुड्स हैं और बायर ने पैसे ही नहीं दिए अभी तक सेलर को, तो वो सेलर क्या कर सकता है, उसको बायर को नोटिस देना पड़ेगा कि मैं गुड्स को एक थर्ड पर्सन सी को बेच रहा हूँ मैं, तो ये नोटिस वो जो बायर है हमारा बी उनको नोटिस देगा और ये जो पेरिशेबल गुड्स हैं उनको वो बेच सकता है सी को, और जो भी डैमेजेस क्लेम करने हैं वो भी ए बी से क्लेम कर सकता है, बिकॉज बी ने सही टाइम पे पैसे नहीं दिए, उसने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है एंड दैट इज व्हाई वो बी से डैमेजेस क्लेम कर सकता है। लेकिन अगर ए ने बी को नोटिस दिए बिना सी को बेच दिए गुड्स, यानी उसने बी को बोला भी नहीं कि आपने मेरे को पैसे नहीं दिए मैं अब सी को बेच रहा हूँ गुड्स, ऐसा उसने कोई नोटिस नहीं दिया बी को एंड स्टिल उसने सी को बेच दिया, तो फिर जो भी ए को प्रॉफिट हुआ इस ट्रांजैक्शन के ऊपर, यानी कि ए ने जो सी को गुड्स बेचे हैं उस पर जो भी प्रॉफिट हुआ है ए को उसको बी के साथ बांटना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाई गिविंग नोटिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसका क्लॉज 3 ये बोलता है कि जिस सपोज ए ने सी को बेच दिया वही गुड्स को, तो सी के पास अब गुड टाइटल हो कौन गुड्स का, बी आके अब सी को ये नहीं बोल सकता है कि पहले तो ए ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था तो ए कैन नॉट सेल टू यू, बी ऐसा सी को नहीं बोल सकता है, सी इज द ओनर ऑफ दोज गुड्स नाउ। ओके, फोर्थ पे आते हैं हम, वेयर द सेलर एक्सप्रेसली deserves the right of resale in case the buyer should make default, and on the buyer making default resells the goods, the original contract of sale is thereby rescinded but without prejudice to any claim which the seller may have for damages। अगर यानी कि जो हमारे सेलर हैं वो अपना राइट टू रीसेल एक्सरसाइज करते हैं, तो जो बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था उसकी अब कोई रेलेवेंस नहीं है, बिकॉज जो राइस जो है या जो पेरिशेबल आइटम्स हैं वो तो उसने सी को बेच दिए हैं। ओके, तो पेरिशेबल आइटम्स है ना यहाँ पे, तो जो पेरिशेबल आइटम्स हैं वो तो अब सी को बेच दिए हैं, तो जो बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, लेकिन ए जो है अभी भी बी के खिलाफ डैमेजेस का सूट लेके आ सकता है, यानी कंपनसेशन वो बी से मांग सकता है। अब हम आते हैं इसके चैप्टर नंबर 6 के ऊपर। ये बात करता है सूट्स फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अगर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कोई भी चीज का वायलेशन होता है उस केस में आप चैप्टर 6 को रेफर करोगे। जैसे कि
सेक्शन 55 ये बोलता है कि अगर सपोज सेलर ने बायर को बोला कुछ आइटम्स बेचने के लिए और बायर ने पैसे नहीं दिए उसके, तो सूट आप कहाँ लेके आओगे? यू विल ब्रिंग अ सूट फॉर रिकवरिंग द अमाउंट अंडर सेक्शन नंबर 55. ओके, तो यही चीज हमारा सेक्शन 55 बोलता है. अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 56 पे. 56 ये बोलता है कि अगर बायर डिलीवरी लेने से मना कर देता है और बोलता है पैसे भी नहीं दूंगा इसके, उस केस में भी आप सेक्शन नंबर 56 में डैमेजेस का सूट लेके आ सकते हो. 55 और 56 में ये डिफरेंस है कि 55 में बायर ने गुड्स को लेने से मना नहीं किया, वो सिर्फ पैसे नहीं देना चाहता है. लेकिन 56 में बायर ये भी बोल रहा है कि मेरा गुड्स भी नहीं चाहिए. ओके, तो देन यू विल ब्रिंग अ सूट इन अंडर सेक्शन नंबर 56. अब हम आते हैं 57 के ऊपर. ये बोलता है कि अगर हमारे सेलर ही गुड्स को डिलीवर नहीं कर रहे हैं, उस केस में सेलर के अगेंस्ट सूट आप सेक्शन नंबर 57 में लेके आओगे. अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 58 पे. ये बात करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की. फॉर एग्जाम्पल, ए सेलर हैं और ये बी को गुड्स नहीं दे रहे हैं, ये बी को गुड्स नहीं भेज रहे हैं. ओके, इस केस में बी एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट लेके आ सकता है और बी कोर्ट में बोल सकता है कि आप प्लीज ए को बोलिए कि गुड्स वो मेरे को डिलीवर करे, एंड कोर्ट ये चीज बोल सकता है ए को डिलीवर द गुड्स टू बी. ओके, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी ऑर्डर हो सकती है. अब हम आते हैं इसके सेक्शन 59 पे. एक सिंपल सी बात बोलता है कि अगर आपको ब्रीच ऑफ वारंटी का केस लेके आना है, देन यू विल कम अंडर सेक्शन नंबर 59. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रीच ऑफ कंडीशन क्या होती है एंड ब्रीच ऑफ वारंटी क्या होती है. तो यही चीज हमको समझनी है बस, कि ब्रीच ऑफ वारंटी का केस सेक्शन नंबर 59 में आएगा. आपको ये चीज भी पता होगी कि अगर ब्रीच ऑफ वारंटी हो रही है तब आप क्या कर सकते हो. देन यू हैव ओनली वन रेमेडी कि आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो. आप ये नहीं बोल सकते कि गुड्स मेरे को चाहिए ही नहीं, या तब बोल सकते हो जब ब्रीच ऑफ कंडीशन है. लेकिन इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी यू कैन ओनली क्लेम डैमेजेस. अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 60 पे. सेक्शन 60 सिंपल से बोलता है कि सपोज फॉर एग्जांपल एक सेलर है, इनको गुड्स डिलीवर करने थे बी को ऑन 30th Jan. अब 30 जनवरी से पहले ही ए बोलता है बी को सपोज ऑन 20th जनवरी कि मैं तो गुड्स को डिलीवर नहीं कर पाऊंगा. अब ऑन दिस डेट बी क्या कर सकता है? बी कैन ब्रिंग अ सूट ऑन 20th जनवरी इटसेल्फ. बी बोलेगा कि हाँ ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और इसी दिन वो सूट फाइल कर सकता है. या फिर बी ये भी कर सकता है कि 30 जनवरी तक का वेट कर ले और जब ब्रीच होगा 30 जनवरी को उसके बाद वो सूट फाइल करे. ओके, तो ये हमारा सेक्शन 60 बोलता है. अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 61 पे. 61 एक सिंपल सी बात बोलता है कि कोर्ट चाहे तो पार्टी को स्पेशल डैमेजेस भी दे सकती है और इंटरेस्ट भी दे सकती है. सपोज एक सेलर है, बी एक बायर है और ए ने गुड्स बी को डिलीवर नहीं करे, जिसकी वजह से बी को 10,000 रुपीज का नुकसान हो चुका है. ओके, इसके अलावा बी को काफी मेंटल हार्डशिप भी हुई है और फाइनेंशियल हार्डशिप्स भी हुई हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के ना होने से. अब यहाँ पे बी ये 10,000 रुपीज तो मांग ही सकता है, प्लस 10,000 रुपये वो और मांग सकता है फॉर फाइनेंशियल एंड मेंटल हार्डशिप. तो कोर्ट चाहे तो 10,000 रुपये जो एक्स्ट्रा वो क्लेम कर रहा है बी, वो भी उसको दे सकती है. ओके, तो स्पेशल डैमेज भी उसको मिल सकता है. या फिर अगर एक सेलर है, बी एक बायर है और बी ने 10,000 रुपीज एडवांस दे दिया था ए को और ए ने सेलर जो सेलर है हमारे उन्होंने गुड्स डिलीवर करे ही नहीं. अब बी जो है 10,000 रुपीज का 10,000 रुपीज रिकवर करने के लिए सूट डाल सकते हैं कोर्ट में कि मेरे को 10,000 रुपये चाहिए मेरे, प्लस बी ये भी बोल सकते हैं कि इस अमाउंट के ऊपर मेरे को 10% इंटरेस्ट भी चाहिए. तो कोर्ट दे सकता है उसको सेक्शन नंबर 61 में इंटरेस्ट एंड स्पेशल डैमेजेस. अब हम आते हैं इसके चैप्टर नंबर 7 पे, जो कि बात करता है मिसलेनियस की. दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू. इस पे से क्वेश्चंस कभी भी नहीं पूछे गए हैं एज फार एज आई नो, बट स्टिल इसमें एक सेक्शन थोड़ा सा
आपको इंपॉर्टेंट लग सकता है, जो कि सेक्शन नंबर 63। इसमें ये बोला गया है कि जहां जहां भी इस एक्ट में रीजनेबल टाइम के बारे में बात करी गई है, तो वो रीजनेबल टाइम क्या होगा? वो रीजनेबल टाइम वो होगा जो उस फैक्ट्स के सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कोर्ट को सही लगेगा। तो रीजनेबल टाइम का जो क्वेश्चन है, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। प्रीलिम्स में सिर्फ यही चीज पूछ सकते हैं कि रीजनेबल टाइम क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है या फिर क्वेश्चन ऑफ लॉ है। यू विल हैव टू नो दैट दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ये हर केस में अलग अलग हो सकता है। अब जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है हमारा, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कंप्लीट हो गया। हमने इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स जो एग्जाम में आ सकते थे डिस्कस करे हैं विद एग्जांपल्स। तो मेरे को लगता है कि कोई भी क्वेश्चन इसमें से आएगा, देन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट नाउ। अब जो उसका मेंस का पार्ट है उसको भी आप जरूर देखना, उसमें वी हैव डिस्कस केस लॉज एंड सम अदर कॉन्सेप्ट्स एज वेल। तो वो आप जरूर देखना, बिकॉज उसमें से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।